हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम चैप्टर 9 की बात करेंगे। फिर बस एक ही चैप्टर रह जाएगा हमारा क्लास 8th एनसीईआरटी में। फिर उसके बाद हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्टली वाइट बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्लास 8th की चैप्टर 9 के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ ऑन पब्लिक फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशन के लिए स्कूल्स, ये कॉलेजेस, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ है जिनके बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट होती है। उसके बारे में हमें केस स्टडी दी गई है, जैसे कि चेन्नई के बारे में कि चेन्नई में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी ऑल द टाइम अवेलेबल है, लोग वेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं, पोश एरिया नहीं है, जो जहाँ पे हफ्ते में 3 दिन उपलब्ध है। फिर कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पर लाइक झुग्गी वाले एरिया, जहाँ पे मुश्किल से ही पानी देखने को मिलता है। 20 मिनट तक पानी आता है और पर पर्सन 3 बाल्टी पानी भर पा रही है। तो मतलब पानी की बहुत कमी है। कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं। पानी की इम्पोर्टेंस एंड आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। पानी हमारे मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। ये देखा गया है इंडिया में 1600 इंडियंस जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। 5 साल से कम उम्र के बच्चे हर दिन साफ पानी ना होने की वजह से पानी से बीमारियां होने की वजह से मरते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक रेट है। 1600 बच्चे 5 साल से कम उम्र के ज़्यादातर। इसके बाद बताया गया आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने पानी के पीने के अधिकार को, साफ़ पानी पीने के अधिकार को राइट टू लाइफ बताया गया है। इसका मतलब है सस्ती कीमत पे हमें डेली लाइफ में पानी मिलना चाहिए, और वो भी एडिक्वेट अमाउंट में। मतलब एक तरह से यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद वही बात रिपीट की गई है, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर कि वो होती क्या है। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में जब हमने लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था क्लास 7th में, तो हेल्थ केयर और सैनिटेशन के बारे में पढ़ा था। इस बार थोड़े और चीज़ों के बारे में, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, जैसे कि आप बसेस में ट्रैवल करते हो, स्कूल्स कॉलेजेस मिलना पढ़ाई के लिए, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि जिनके बिना हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद बताया गया कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है पब्लिक फैसिलिटी की, वो ये है कि एक बार अगर उसे बना दिया जाता है ना, तो लाखों करोड़ों बहुत टाइम तक फिर वो यूज़ की जाती है। जैसे आपने कोई स्कूल बनाया, तो ऑफकोर्स स्कूल जो है वो बाद में यूज़ किया जाएगा ना, आने वाली कई पीढ़ियों तक। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है, तो वहाँ का जो किसान है वो पंप चला पाएगा, अपने खेत में पानी पहुँचा पाएगा, वर्कशॉप चला पाएगा, काम कर पाएगा, पढ़ने लिखने में आसानी होगी स्कूल में, गाँव के डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी हमें पब्लिक फैसिलिटी मिलती है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे होते हैं। फिर बात करेंगे गवर्नमेंट का रोल क्या है इन फैसिलिटीज़ में। अब देखा गया है कि प्राइवेट कंपनीज़ भी ऑपरेट करती हैं, लेकिन उनका मेन फोकस होता है प्राइवेट कंपनीज़ का कि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। इसलिए वो जन सुविधा, मतलब ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़, उनमें घुसती भी नहीं है, क्योंकि उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है। लेकिन जहाँ फ़ायदा दिखता है वो उस काम को कर लेती है, लाइक हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स खोलना। ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर भी आना चाहता है, क्योंकि इनमें पैसा है। क्योंकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाई क्लास जो होता है, एलीट क्लास, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में हाई फाई क्लासेस में भेजना पसंद करेगा, ना कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एजुकेशन में। इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल बताया गया है कि जो नालियाँ होती हैं, देखो जो प्राइवेट कंपनी है उनको क्या ही प्रॉफिट मिलेगा नालियों की सफाई करने से या एंटी मलेरिया कैंपेनिंग करने से। क्या फ़ायदा मिलेगा सोचो। इस वजह से वो इन सब कामों में नहीं पड़ते, जो छोटे मोटे काम होते हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए। इसके बाद बताया गया है कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है, ये बेसिक नीड से जुड़ी हुई है, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई है आम नागरिक की।
फिर इसके बाद बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ में ये साफ बताया गया है कि सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो जी सकते हैं, और जीना ऐसे ही नहीं जिया जाता। इसके लिए आपको ये एक इज्जत वाली लाइफ जीने के लिए आपको ये पब्लिक सर्विसेज चाहिए ही चाहिए होंगी। इन तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, और इन तक पहुंच कौन दिलवाएगा? सरकार, क्योंकि प्राइवेट के पास निर्भर होने के लिए इतना पैसा थोड़ी है हम लोगों पे, आम लोगों पे। तो वो गवर्नमेंट ही है जो इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों को बेसिक सुविधाएं दिलवाएं, क्योंकि ये हमारी राइट टू लाइफ का पार्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हर बंदे को कि उसको ये पब्लिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बिकॉज एक इज्जत से जीने का अधिकार है हमें भी। तो अब बात आती है सरकार पैसा कहाँ से लाती है। तो सरकार हर साल बजट पेश करती है। इस बजट में वो बताती है अगले साल की योजना के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे, और जनता से जो टैक्स मिलेगा उसके ज़रिए वो अपने सारे काम करती है, और जो वो सर्विस दे रही है उससे थोड़ा बहुत कमा कर वो अपना फ़ायदा और कंपनी का फ़ायदा, मतलब जो अपना काम है उसमें उसके लिए पैसा अरेंज कर ही लेती है। इसके बाद हमें बता रखा है चेन्नई का केस कि चेन्नई में पानी की बहुत कमी है। तो क्या हुआ, नगर पालिका जो है वहाँ की म्युनिसिपालिटी, उन्होंने उनकी जो सप्लाई है उससे पूरे शहर की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। लगभग हाफ पॉपुलेशन की ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, वो तो पानी की व्यवस्था कर लेता है। लाइक कुछ चीज़ें करके, लाइक बोरवेल खुदवा ली, टैंकर से पानी मंगा लिया, बॉटल्स वाला पानी पी लिया, पानी खरीद कर, है ना। तो इन सब से वो खुद तो कर पाते हैं। लेकिन जो आम नागरिक है, गरीब बंदा, वो कहाँ से पिएगा? जो अमीर है वो तो चलो आरओ भी लगवा देगा, साफ सफाई कर लेगा, लेकिन आम आदमी कैसे करेगा? फिर ऐसे में इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर ऐसे में जो हमारी म्युनिसिपालिटी होती है उसको वाटर सप्लाई में जो कमी है उससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट कंपनीज़ को ला सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ ये भी हो सकती हैं कि वो फ़ायदा ना करे, उल्टा बहुत ज़्यादा पैसे ले, जिससे आम आदमी तो मर ही जाएगा बिना पानी के, है ना। तो इस वजह से, और कुछ डाटा दे रखे हैं कि जो शहरी इलाके हैं उनमें पर पर्सन लगभग 135 लीटर पानी मिलना ज़रूरी होता है हर दिन का। ठीक है, और जो पानी की मात्रा है ये 135 लीटर मतलब 7 बाल्टी के बराबर। ये डेटा दिया गया है शहरी जल आयोग के द्वारा। वाटर कमीशन, अर्बन वाटर कमीशन है, उसने बताया कि शहरों में इतना पानी मिलना चाहिए। लेकिन जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, अगर उनकी हकीकत देखोगे ना, तो 20 लीटर पानी पर पर्सन उतना भी नहीं मिल रहा है। और इसके अपोजिट में जो होटल्स हैं वहाँ पर पानी कितना कंज्यूम हो रहा है? 1600 लीटर, मतलब 80 बाल्टी हर दिन। सोचो अब कि स्लम में तो इतना बुरा हाल है, 20 लीटर पानी एक दिन एक पर्सन को भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बताया गया कि तो पानी की सप्लाई के अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो यही है कि हम प्राइवेट के हाथों में दे दें, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। लाइक एग्जांपल दे रखा है बोलीविया का। बोलीविया में सरकार जो थी उन्होंने प्राइवेट कर दिया था। बोलीविया में जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पानी दे दिया गया था, तो इस वजह से क्या हुआ ना, पानी की कीमत बढ़ गई और आम आदमी जो था वो पानी का खर्चा नहीं उठा पाया। तो ऐसे में शहरों में लोगों ने प्रदर्शन करने स्टार्ट कर दिए, और इन दी एंड दंगे वगैरह तक हो गए थे, राइट्स वगैरह, जिसकी वजह से सरकार पे दबाव पड़ा कि सरकार वाटर सप्लाई की व्यवस्था प्राइवेट से छीनकर वापस अपने हाथों में ले ले। ठीक है, फिर इसके बाद इंडिया के लिए बोला गया कि इंडिया में क्या होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है। तो बताया गया है कि चेन्नई में ये जो प्रॉब्लम है इसका एक सॉल्यूशन ये भी निकाल रखा है कि पानी को जो ट्रांसपोर्ट करने का तरीका है वो प्राइवेट के हाथों में दे रखा है। लेकिन पानी के जो टैंकर्स हैं उनकी एक रेट डिसाइड की गई है। ये मतलब सरकार के हाथ में है। सरकार ध्यान रखता है कितना पानी जो है वो सप्लाई होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, गिव 1 सेकेंड।
देखो, जो प्राइवेट कंपनीज़ है पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ की जा रही हैं, लेकिन जो सरकार है वो पानी जो सरकार है, सरकारी डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करता है रेट की, पानी के एक टैंकर का रेट क्या होगा। ठीक है, तो प्राइवेट के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जिससे बोलते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद अब हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। पब्लिक सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं, वो बेसिक नीड्स होती हैं जिनके बिना पॉसिबल नहीं है लाइफ। ठीक है, हमारे संविधान में ही हमें पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों को हमारा राइट टू लाइफ बताया गया है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो हर व्यक्ति को इन सुविधाओं को प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन अगर कभी सप्लाई में कमी होती है तो गवर्नमेंट जो होती है वो प्राइवेट का भी सहारा ले सकती है। और बाकी बताया गया है कि ये जो सप्लाई है और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें अंतर देखने को मिलता है गांव और शहरों में। जो गांव है वहाँ पे इन सुविधाओं तक लोगों की पहुँच नहीं बन पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंक्लूड होता है ये चैप्टर की, जिसमें हमें बता दिया गया कि सप्लाई जो है वो कम है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इनइक्वल है गांव और शहरों में। और ये बेसिक सर्विसेज पे चैप्टर है कि बेसिक सर्विसेज होती क्या है। ये वो सर्विसेज हैं, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़, वो बेसिक नीड है जिनके बिना लाइफ जीना, एक इज्जत वाली लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने राइट टू लाइफ बता दिया गया है। तो ऐसे में ये बेसिक फैसिलिटीज़ है जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट की ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर चीज़ को हमें, प्रत्येक व्यक्ति को जन सुविधा मुहैया कराए, ये पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। अब हम जो बॉक्सेस हैं वो देख लेते हैं, फिर आकर ग्लोसरी पढ़ेंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार बॉक्सेस कौन कौन से इम्पोर्टेंट है पढ़ना। देखो, राइट टू वाटर एंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट, सेफ, एक्सेप्टेबल, फिजिकल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज़। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये हमारा राइट टू वाटर है, जल का अधिकार है। जल के अधिकार का मतलब होगा सबको यूनिवर्सली वाटर मिलना, और वो वाटर जो होगा वो साफ़ होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए। इसके बाद हमें बताया गया कि भारतीय संविधान जो है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन की गारंटी दी गई है। इसके अलावा सरकार जो है हमारे देश की एक्टिव रोल प्ले करती है प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ को पूरी जनसंख्या तक पहुंचाने के लिए। जैसे आपने पोलियो प्रोग्राम्स देखा होगा बच्चों के लिए, फॉर एबोलिशन इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ेस लाइक पोलियो। इसके बाद बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज जो हैं उनको हमारे राइट टू लाइफ का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए इनको वॉयलेट ना किया जाए, ताकि हर व्यक्ति जो है वो एक सम्मानजनक, एक डिग्निफाइड, डिसेंट लाइफ जी सके। ये पब्लिक फैसिलिटीज़ राइट टू लाइफ का पार्ट है। इसके बाद हमें बता रखा है कि जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से बड़े बड़े शहरों में पब्लिक बस सर्विसेज की ज़रूरत जो है वो महसूस हुई, मतलब कम पड़ने लगी थी बड़े बड़े शहरों में। इस कमी को पूरा करने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है वहाँ पर मेट्रो रेल परियोजना शुरू की गई, मेट्रो रेल की शुरुआत की गई, उसमें 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो रैपिड अर्बनाइजेशन के साथ ही पब्लिक सिस्टम को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो इसके बाद हमें बताया गया पब्लिक फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट जो होती है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। देखो, जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज़ का भी यूज़ कर सकती हैं सड़क बनाने के लिए। प्राइवेट कंपनीज़ को, ठेकेदार को ठेका दे सकती है। जैसे दिल्ली में बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 प्राइवेट कंपनीज़ हैं। सरकार को इन पर नज़र रखनी पड़ती है ताकि वो इन्हें सस्ती कीमतों पर लोगों तक पहुंचाते रहें। अगर सस्ती कीमत पर नहीं मिलेगी तो बहुत कुछ ही लोगों तक सुविधाएं पहुंच पाएंगी। इसके बाद हमें बता रखा है कि पानी का
किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पानी को। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं आसपास के शहरी इलाकों मतलब शहरों में पानी पहुंचाने के लिए आसपास के इलाकों से पानी गांव के खेतों में से पानी निकाल लिया और उनको महंगी दर पे बेच दिया। इस तरीके से प्रॉफिट भी कमाते हैं और आम किसान भी ज़रूरत की वजह से पैसों में बेच देता है, अपनी ज़मीन से पानी निकालने देता है। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है चेन्नई में, आसपास के कस्बों में जो सिटी है वहाँ पानी पहुँचाने के लिए टैंकर्स जो होते हैं वो गांव की किसानों की ज़मीन में से पानी को निकालता है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है उसका जो वाटर अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है और ग्राउंड लेवल जो है वो गिर चुका है, ग्राउंड लेवल जो है पानी का। इसके बाद फिर से एक केस स्टडी है ब्राज़ील के पोर्तो एलेग्रे शहर की, जहाँ पर बहुत गरीबी है लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर बच्चों की जो डेथ रेट है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ में बच्चों का डेथ रेट बहुत कम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ का जो म्युनिसिपल वाटर कमीशन था उसने साफ़ पानी प्रोवाइड कराया। पानी की जो कीमत थी उसको भी कम रखा, गरीबों से लगभग हाफ पेमेंट लिया गया और इससे वाटर सप्लाई भी जो भी कमाया उसको वाटर सप्लाई को अच्छा करने में लगा दिया। ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करा और जो भी प्लानिंग होती थी मिलकर डिसीजन लिए जाते थे, जनता को उसमें हिस्सेदारी दी जाती थी प्लानिंग के टाइम पर, जो भी आगे करना है उसके बारे में। और फिर प्रायोरिटी वोटिंग से सेट होती थी कि अब वाटर कमीशन को क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से एक केस दे रखा है पोर्टो एलेग्रे का, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। इसके बाद हमें बता रखा है जो हमारी पब्लिक सर्विस है उसमें एक एग्जाम्पल मुंबई का है, जो कि बहुत डेंस रूट है। 65 लाख पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं 300 किलोमीटर के इस डिस्टेंस पे। लोकल ट्रेन्स जो होती है मुंबई के वो आम लोगों को सस्ती दर पे ट्रैवल प्रोवाइड करा देती है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जो आम आदमी है जो कि एक हाई क्लास में रहना तो अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन नौकरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जा सकता है, काम ढूंढने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे साफ़ सफाई से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। मतलब कि जो अब तक हमने पढ़ा पब्लिक सर्विस में वो पानी के बारे में था, लेकिन भारत में ये देखा गया है 2011 के सेंसस के हिसाब से 87% घर इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर पीने के पानी तक की तो पहुँच है, लेकिन 53% वो है जिनकी सैनिटेशन तक, टॉयलेट फैसिलिटीज़ की पहुँच नहीं है घरों के अंदर। तो इससे पता लगता है कि किस तरीके से लोग पानी तक तो ज़्यादा पहुँच रखते हैं लेकिन जब शौच करने की बारी आती है तो लोगों की उन सुविधाओं तक पहुँच नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सुलभ, उसने क्या करा, उसने शौचालय बनाने का एक बेड़ा ले लिया। जो भी मिडिल क्लास के लोग थे, लोअर इनकम लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उनके सामने ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी। तो इसने लगभग देखो इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड लगभग 8500 कम्युनिटी टॉयलेट, 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट, गिव एक्सेस टू सैनिटेशन टू 20 मिलियन पीपल। सुलभ फैसिलिटीज़ गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। इन्होंने बहुत सारे देश में टॉयलेट्स बनवाए हैं। सुलभ जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट भी करा है सरकारों के साथ, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ टॉयलेट्स बनवाने के लिए सरकार की जगह और फंड पर। लोकल अथॉरिटीज़ उन्हें लैंड और फंडिंग देती है इन सर्विसेज के लिए। और ये जो सुलभ है इसके रख रखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो आम लोगों से पैसे वसूल के की जाती है। मेंटेनेंस का कॉस्ट जो होता है वो यूज़र्स के थ्रू ले लिया जाता है, जैसे कि 2 रुपये चार्ज होता है लैट्रिन्स का, सिटीज़ के अंदर बता रखा है। बाकी आप अगर और हाई क्लास एरिया देखोगे तो वहाँ 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ ऐसे चलता है।
ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब एक बार ग्लोसरी देख लेते हैं बस। बेसिक नीड्स का मतलब क्या होता है? जैसे खाना, पानी, रहने की जगह, साफ़ सफाई, ये सब बेसिक नीड है जो जिंदा रहने के लिए हमारी बहुत ज़रूरी होती है, सर्वाइवल के लिए। फिर है यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब जिस तक आपकी पूरी तरह से पहुंच हो, आप उसका खर्चा उठा सको और वो आप तक अवेलेबल हो, फिज़िकल एक्सेस हो, वो यूनिवर्सल एक्सेस होगा। कंपनी जो होता है ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जा सकता है बिजनेस। ये प्रमोट किया जाता है बाय इंडिविजुअल और ग्रुप, और इंडिविजुअल और ग्रुप के द्वारा हो तो वो प्राइवेट कंपनीज होती है, जैसे टाटा स्टील है। इंडियन ऑयल गवर्नमेंट की कंपनी है, एग्जाम्पल दे रखा है। फिर सैनिटेशन का मतलब होता है जो हमारे फेसेस, यूरिन होता है उनका एक सेफ डिस्पोजल करना। ये कैसे पॉसिबल है? तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ड्राई लेटरिन्स के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स किया जाए, पाइप होने चाहिए जो सीवेज को पहुंचा सके, ट्रीट कर सके, वेस्ट वाटर के थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर किया जा सके, मतलब ड्राई टॉयलेट्स ना हो। टू अवॉइड कंटेमिनेशन, टू अवॉइड कोई भी बीमारी फैले, डिजीजेस वगैरह। तो सैनिटेशन की व्यवस्था करना, साफ सफाई। तो यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 9। लेट्स मूव फर्दर नेक्स्ट वीडियो में टू चैप्टर 10, देन वी विल एंड अवर क्लास 8th NCERT एंड शिफ्ट टू क्लास 9th NCERT. थैंक यू सो मच. प्लीज़ फॉलो फॉर UGC NET and UPSC preparation.